हेलो हाय, कैसे आप सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 10 पर। नाम है एक प्रेम कहानी। कहने का मतलब एक प्रेम कहानी का नाम है तंतारा वामिरो कथा, जो लिखी है लीलाधर मंडलोई जी ने। अब इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक ऐसे नायक नायिका की प्रेम कहानी, एक ऐसे युवक युवती की प्रेम कहानी जो उदाहरण दे गई, जो सबका जीवन भला कर गई। कहने का मतलब जो स्वयं कुर्बान होकर अपने आप का त्याग करके वो सबके लिए रास्ते खोल गई। वो कौन थे? वो थे तंतारा और वामिरो। ये कहां के थे? किस तरह की इनकी प्रेम कहानी थी? क्या इनकी प्रेम कहानी को अंजाम मिला, या फिर ये दोनों दूर दूर रहकर ही दूर हो गए? या फिर जिनके लिए हमेशा जो तत्पर खड़ा रहता था तंतारा, क्या लोग उसके लिए हमेशा तत्पर खड़े हुए? जो लोगों की सहायता के लिए हमेशा एकदम तैयार रहता था, 24 घंटे तैयार रहता था, लेकिन क्या वही लोग उसकी सहायता करने के लिए एक भी आवाज उठा पाए? ये सब कुछ जानने वाले हैं हम। तो आइए चलिए मेरे साथ, सबसे पहले हम चलते हैं लीलाधर मंडलोई जी के जीवन परिचय की ओर। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए सन 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। किसका बेटा? ये संभाल रहे हैं इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं, समझे? मूलतः ये कवि हैं, लेकिन इनकी कहानियां भी काफी प्रसिद्ध हुई हैं। कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। समाज शास्त्रीय अध्ययन। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। तो उनका जो कवि मन, कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। कवि का मन कोई वश में नहीं कर सकता, और कवि का मन तो वहां भी पहुंच जाता है जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता। तो उनका कवि मन ही है जो लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। क्या है ये प्रमुख कृतियां? याद रखिए, घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, काला पानी। ये इनकी हैं प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं। अब बेटा तंतारा वामिरो कथा, हम तंतारा और वामिरो की एक कथा पढ़ते हैं, एक कहानी जानते हैं, एक प्रेम कहानी की ओर हम चलते हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी, अच्छे से सुनिएगा कि प्रेम आखिर है क्या। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम सच्चाई है, प्रेम समर्पण है, प्रेम भक्ति है, प्रेम आस्था है, प्रेम विश्वास है, प्रेम सर्वस्व है, प्रेम परमात्मा है। जिसने प्रेम के अर्थ को समझ लिया वो कभी भी कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं रखता है। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि प्रेम आखिर है क्या। यदि हम देखें तो हम यहां लिखेंगे प्रेम। प्रेम को यदि हम इस तरह से लिख देंगे तो कई तरीके से हम इसको डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रेम क्या है? प्रेम है परमात्मा। प्रेम है परमात्मा, परमात्मा।
प्रेम है भक्ति, प्रेम है समर्पण, प्रेम है त्याग, प्रेम है विश्वास, प्रेम है समर्पण, भक्ति, परमात्मा, प्रेम, सच्चाई, सच्चाई, प्रेम है सच्चाई। ठीक है, यदि इन माध्यमों के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से हम समझ गए कि प्रेम ये है, तो कभी भी कोई भी किसी भी बात को प्रेम कहने का ऐसी गलती नहीं करेगा कि कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अच्छी लग रही है या हमें उस वो चाहिए तो हमने कहा कि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम में कुछ पाना नहीं, प्रेम में तो खोना होता है, प्रेम में तो त्याग होता है, प्रेम तो भरोसा होता है, प्रेम तो भक्ति होता है, प्रेम तो सच्चाई होता है, प्रेम तो आस्था होता है, प्रेम तो विश्वास होता है। प्रेम कभी भी मरता नहीं है, प्रेम अमर होता है, प्रेम अमर होता है बेटा, कभी भी नहीं मरता। आपने वो गाने जरूर सुने होंगे, प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। अब ये जो तंतारा वामीरो की कथा है, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि वो एक, मतलब देखो, अब बात कर रहे थे हम मोह की। मोह और समझ लो बेटा, जो मोह होता है ना, वो मोह की निश्चित समय अवधि रहती है, समय अवधि, जबकि निश्चित समय सीमा, इसकी समय सीमा रहती है, समय सीमा। और प्रेम जो है वो जीवन भर चलता है, जीवन भर। इसमें स्वार्थ रहता है, जबकि प्रेम निस्वार्थ रहता है। ठीक है, इसमें त्याग है लेकिन इसमें स्वार्थ है, इसमें आकर्षण है, इसमें सिर्फ आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है। जिस चीज को देखकर यदि हमें लगे कि हमें चाहिए, ये हमारा ही होना चाहिए, तो वो मोह है, मात्र आकर्षण है, जिसकी कुछ समय सीमा रहेगी। जब उसकी सुंदरता खत्म होगी, हमें उससे कोई लगाव नहीं रहेगा। तो यहां सब कुछ निस्वार्थ चलता है, निस्वार्थ, जहां सच में कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ निस्वार्थ, सब कुछ निस्वार्थ, जहां कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक दूसरे को सिर्फ समर्पित होना चाहते हैं प्रेम में, और जबकि मोह में पाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं तंतारा वामीरो की कथा, जो लीलाधर मंडलोई की रचना है। लीलाधर मंडलोई की कविताओं में छत्तीसगढ़ के अंचल की मिठास और आम जनजीवन का चित्रण है। प्रस्तुत पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर आधारित है। अब ये जो पाठ है वो कब का है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर आधारित। प्रेम सबको जोड़ता है, परंतु एक प्रेमी के टूटे हुए दिल ने द्वीप के दो टुकड़े कर दिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये लोक कथा है। इसमें लिखा है कि प्रेम तो सबको जोड़ने का काम करता है, लेकिन एक प्रेमी के टूटे हुए दिल ने द्वीप के भी दो टुकड़े कर दिए। ऐसा क्या हुआ कि द्वीप के दो टुकड़े? दिल के टुकड़े टुकड़े करके, ये सुना है, गीत कई बार सुना है कि अरे दिल के टुकड़े हो गए, लेकिन प्रेम के कारण द्वीप के दो टुकड़े हो गए, ये कथा निराली है, इसलिए अनोखी है, तो इसलिए आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है। यह निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। एक प्रेमी के टूटे हुए दिल ने इन द्वीपों के दो टुकड़े कर दिए। एक सुंदर से गांव में अब हम चलते हैं उस गांव की तरफ, जिसमें एक युवक और एक युवती रहते थे, जिनका नाम था, युवक था तंतारा और युवती थी वामीरो। एक सुंदर से गांव में तंतारा नामक सजीला शक्तिशाली युवक रहता था। सभी निकोबारी
उससे बहुत प्रेम करते थे और वो भी हमेशा उनके लिए बिल्कुल तत्पर रहता था, तैयार खड़ा रहता था। किसी भी तरह से वो किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता था। एक सुंदर से गांव में ततारा नामक सजीला शक्तिशाली युवक रहता था। सभी निकोबारी उससे प्रेम करते थे। वह अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार हमेशा बांधे रहता था। तो लोगों का यह कहना था कि यह जादुई तलवार है। लोगों को लगता था कि वह चमत्कारी तलवार थी। एक दिन समुद्र किनारे उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। वह वामीरो थी। दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंधे घंटों एक दूसरे को देखते रहते, आत्मीय प्रेम में खोए रहते। निकोबारी परंपरा के अनुसार कोई भी लड़की गांव के बाहर शादी नहीं कर सकती थी। यह अपराध था। तंतारा घंटों उसका इंतजार करता, फिर मौन मिलन होता। चुपचाप बिना कुछ कहे घंटों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते, देखते रहते, देखते रहते। तो गांव के जो लोग थे और जो अन्य युवक थे, उनको कुछ संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने इस बात को और उजागर करने के लिए उनके पीछे लग गए। और अब एक बार क्या हुआ, शुरुआत में जब उस जो तंतारा था वो एक बार समुद्र के किनारे बैठा था, संध्या का समय था, शाम थी। तो अचानक से एक लहर आई और उसे भिगोकर चली गई। तब उसने सुना कि कहीं से बहुत सुंदर से मधुर गीत की आवाज आ रही है। वो गीत इतना मीठा था कि तंतारा उसी गीत की ओर खिंचा चला गया, खिंचा चला गया, खिंचा चला गया। और जब जाकर उसने देखा तो एक सुंदर सी युवती, अभी उसको नाम पता नहीं था कि ये वामीरो है, उसने देखा कि एक सुंदर सी युवती गीत गा रही है। और जब वो गीत गा रही है, वो भी उस समुद्र के उस छोर पर बैठी थी किनारे, और अचानक से एक लहर आई और उसको भिगो गई और उसने गीत बंद कर दिया। तंतारा अचानक ही अनायास ही उसे मतलब कह पड़ा, रुक क्यों गई, गीत गाओ ना। लड़की ने कुछ नहीं सुना, अभी कुछ नहीं सुना, वो एकटक बस देख रही थी। उसको देख रही थी कि ये मतलब कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कहां से आया। लेकिन हां, एक मन में ये जरूर दिमाग में चल रहा था, जैसे कोई नहीं सपनों का राजकुमार आएगा, इतना सुंदर होगा, एक राजकुमार होगा, उस तरह का एक युवक उसके सामने खड़ा था। तंतारा के किस्से तो पूरे एरिया में प्रसिद्ध थे कि एक युवक है जो बड़ा सुंदर है, हष्ट पुष्ट है, सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन वामीरो ने उसको कभी देखा नहीं था। आज उस अनजान युवक को देखकर उसे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं। लेकिन अभी वो ना कुछ सुनने की स्थिति में है, ना कुछ बोलने की स्थिति में, वो मौन खड़ी है। और तंतारा लगातार उससे कहे जा रहा है कि रोक क्यों दिया, गाओ ना, गाओ ना। ऐसे करके उसने फिर सुना कि क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भला। बोले नहीं, कुछ नहीं। ऐसे करके वो वहां चुप हो गए। फिर आंखों ही आंखों में उनकी बातें हुई, बिल्कुल मौन चल रहा है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, दूर खड़े हैं दोनों। और फिर उनका ये मिलने का जो सिलसिला था वो चलता रहा। घंटों बैठे रहते, चुपचाप बैठे रहते, मूक प्रेम जिसको कहते हैं वो। अब ये निकोबारी परंपरा के अनुसार कोई भी लड़की गांव के बाहर शादी नहीं कर सकती थी। ये वामीरो भी अच्छी तरह से जानती थी, तंतारा भी अच्छी तरह से जानता था। तो कहीं ना कहीं वामीरो को यह डर सता रहा था कि नहीं 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 नहीं, मुझे इसके प्रेम में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे द्वीप में ये नहीं हो सकता कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के युवक से प्रेम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसके मन में डर था, लेकिन अब क्या करें, प्रेम तो प्रेम होता है, जो हो गया ठीक है। तो अब निकोबारी परंपरा के अनुसार कोई भी लड़की गांव के बाहर शादी नहीं कर सकती थी, यह अपराध था। तंतारा घंटों उसका इंतजार करता, फिर मौन मिलन होता। एक दिन तंतारा के गांव में उत्सव था। अब देखिए किस तरह से वे मिलेंगे, किस तरह से उनका आमना सामना होगा, और फिर गांव वालों को पता चलेगा और उसका किस तरह से लोग बुरा भला कहेंगे उस तंतारा को, जो हमेशा उस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों की सहायता के लिए भी हमेशा खड़ा रहता था, तत्पर रहता था। लेकिन उस समय उसका किसी ने साथ नहीं दिया। एक दिन तंतारा के गांव में उत्सव था। वामीरो के गांव के युवक ने इस मूक प्रेम को भांप लिया।
अब वो समझ रहे थे, वहां के जो युवक थे, वामीरो भी बहुत सुंदर युवती थी, तो वहां के लोगों ने इसको भांप लिया और वो जान चुके थे कि इनके बीच में प्रेम प्रलाप चल रहा है। तो एक दिन वामीरो के गांव के युवकों ने से मूक प्रेम को भांप लिया और फिर वही दीवार आ खड़ी हुई। अब उनको ये जब पता चल गया तो उनको, वामीरो लपाती ग्राम की थी और तंतारा पासा का, याद रखिएगा, वामीरो लपाती गांव की थी और तंतारा था पासा का। दोनों का मिलन संभव नहीं था क्योंकि गांव की परंपरा थी कि गांव से बाहर, मतलब दूसरे गांव में कोई भी युवक युवती का विवाह नहीं होता था। जिस गांव के युवक युवती थे उसी गांव में उनका विवाह होता था। ठीक है, तो दोनों का मिलन तो संभव नहीं था। वामीरो तंतारा को रीति रिवाज का डर दिखाकर समझाने का प्रयास किया, किंतु दोनों अपने प्रेम पर अडिग रहे। दोनों एक जानते थे कि यह संभव नहीं है, दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मन है ना, मानता नहीं। अब इस तरह से अडिग रहे। पासा के पशुपर में वामीरो तांतारा के पास आई और रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसकी मां भी आ पहुंची। अब तांतारा, बहुत लोग आए गांव से, कितने लोग आए, कितने अनगिनत लोग आए होंगे। पशु का भी मेला लगता था, खेल होते थे, युद्ध होते थे, लेकिन तांतारा की नजरें तो वामीरो को ढूंढ रही थी। अचानक सोचे, नारियल के झुरमुट की पेड़ की तरफ वामीरो दिखाई दी। जब तांतारा उसके पास गया तो वामीरो सिसक सिसक कर तेज तेज रोने लगी, बहुत रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा मिलन असंभव है। गांव की परंपरा और नियम के अनुसार एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से विवाह नहीं कर सकता था। तो वो रोने लगी, बहुत रोने लगी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, उसका रोना सुनकर, किसका रोना सुनकर, वामीरो का रोना सुनकर वामीरो की मां भी वहां पहुंच गई। उन दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। तंतारा का अपमान किया, बहुत भला बुरा कहा उसको कि ये दुनिया भर की बातें। ठीक है, तंतारा वामीरो का क्रंदन और अपमान देखकर क्रोधित हो उठा। अब इतना अपमान किया उसकी मां ने, साथ ही साथ उस गांव के और भी युवक आ गए। हाँ, हमें तो पहले से ही पता था, हम देख रहे थे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये वो, दुनिया को तो बस एक ना बाल के बराबर एक कुछ चाहिए और वो बात का बतंगड़ बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं लोग। ऐसे ही तंतारा और वामीरो के लिए गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए और उनको भला बुरा कहने लगे। लेकिन अब जो तंतारा था वो अपना अपमान इतना सहन नहीं कर पा रहा था। दूसरा, वामीरो लगातार रोए जा रही थी और उसका रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। उसका हाथ अनायास ही अपनी तलवार पर गया। आपको पता ही होगा कि हमेशा वो अपनी कमर में लकड़ी की तलवार रखे रहता था। ना चाहते हुए भी उसका हाथ तलवार पर गया। उसने अपनी तलवार निकाली और पूरे जोर से जमीन में घोंप दी और उस तलवार को खींचता खींचता बढ़ता जा रहा है आगे। अब देखिए हुआ क्या, वो जो जादुई तलवार थी उससे धरती फट गई, जमीन के दो टुकड़े हो गए। तभी वो द्वीप दो द्वीपों में बट गया। देखो, तंतारा वामीरो का क्रंदन और अपना अपमान देखकर क्रोधित हो उठा। उसका हाथ अनायास ही अपनी तलवार पर जा टिका। तलवार धरती में घोंपकर अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। जहां तक लकीर खिंची वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बट गई। क्या यह संभव है? क्या कोई साधारण व्यक्ति अपनी तलवार को जमीन में घोंपकर खींचेगा तो क्या जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे? असंभव। लेकिन तंतारा में वो शक्ति थी और जो वो तलवार थी वो वास्तव में चमत्कारी तलवार थी। कभी भी उसने इस तलवार को किसी के भी सामने निकाला ही नहीं था। लेकिन आज वो अपना अपमान और अपनी प्रेमिका के रुदन को या क्रंदन को या विलाप को नहीं सुन सका और उसने रो रहा था, वो भी रो रहा था, दुखी था, विक्षिप्त था, पूरी तरह से विकल्पित था। और जब उसने अपनी तलवार को पूरे वेग के साथ धरती में घोंपा,
और अपनी ओर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, तो मानो धरती के ही दो टुकड़े हो गए हों। वह दूसरी तरफ चला गया और वामीरो दूसरी तरफ। अब क्या हुआ, जब वो अपनी तलवार को धरती में भोंप रहा था, ठीक है, तो धरती जो है वो दो टुकड़ों में बट गई। ठीक है, यहां तो था तंतारा और यहां थी वामीरो, यहां थी वामीरो। वामीरो रो रही है, चीख रही है, घबरा रही है। वामीरो दूसरी तरफ दौड़ रही है, तंतारा जमीन के टुकड़े के साथ समुद्र में डूब रहा है। दूसरी तरफ लहू लुहान तंतारा और इस तरफ वामीरो एक दूसरे को पुकार रहे हैं, वामीरो तंतारा, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और गांव के लोग तमाशा देख रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा कि कहते ना, बात तभी संभाल लो जब संभल सकती है, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। लेकिन जब तक व्यक्ति पर, खुद पर नहीं बीतती, वो सुनते ही कहां है। उसको लगता है कि ये सब ऐसा ही है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब क्या हुआ, बाद में किसी को नहीं पता चला कि तंतारा और वामीरो का क्या हुआ। किसी को कोई खबर नहीं हुई, क्योंकि लहू लुहान था, उसके हाथों से खून टपक रहा था, बहुत दुखी था। वामीरो भी पागलों की तरह हो गई है, रो रही है, बिलख रही है, लेकिन बाद में किसी को पता नहीं चला कि दोनों का क्या हुआ। उनकी प्रेम कहानी तो अधूरी रह गई, परंतु मानते हैं कि अब दूसरे गांव में भी संबंध होने लगे। काश कि पहले ही लोग मान जाते और उनका वैवाहिक संबंध करा देते, तो ये नौबत ही नहीं आती। अब माना यह जाता है कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी हो गई, परंतु अब दूसरे गांव में भी संबंध होते हैं। दो प्रेमियों की त्याग में मृत्यु का यही सुखद परिणाम और परिवर्तन था कि उन दोनों के त्याग से और बलिदान से अब दो द्वीप या दो टुकड़ों के बीच में भी वैवाहिक संबंध होने लगे, ये बताया है। अब हम चलते हैं इसी पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था, क्या सोचते थे? तो तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उसकी तलवार भले साधारण लकड़ी की थी, पर तलवार में अद्भुत, विलक्षण और दैवीय शक्ति थी। लोगों का यह मानना था कि वो अद्भुत है, विलक्षण है, जिसमें दैवीय शक्ति है। चमत्कारी भी मानते थे लोग कि वो चमत्कारी तलवार है। ठीक है, थी वो लकड़ी की, लेकिन वो चमत्कारी थी, और इसका परिणाम तो अंत में देखा ही हमने कथा में कि किस तरह से वे चमत्कारी थी। धरती के दो टुकड़े लकड़ी की तलवार से कभी सोचा था? बिल्कुल नहीं, अकल्पनीय। तो अद्भुत, विलक्षण और दैवीय शक्ति थी उसमें। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। कहता है रूढ़ियां, बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं ये हमारी परंपरा है, ये हमारे रीति रिवाज हैं। अरे ऐसे खाक रीति रिवाज जो जान ले लें, जो दो सच्चे प्रेमियों को मिलने से रोक दें, ये ऐसे रीति रिवाज, ऐसी रूढ़ियां, लानत है। जो किसी की जान पर बनाए और हम अपनी झूठी परंपराओं पर अड़े हैं। नो, यही दिया है प्रश्न कि रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं और बोझ लगने लगे, तो उनका टूट जाना बेहतर है। अभी हमने देखा ना किस तरह से तंतारा और वामीरो एक दूसरे से विवाह के लिए तत्पर थे, परंतु गांव की खोखली विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा के कारण उन्हें त्याग करना पड़ा, आत्म बलिदान देना पड़ा। यदि गांव वाले मान जाते तो कहानी का अंत कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं। अपनी खोखली परंपरा है कि एक गांव से दूसरे गांव में विवाह संबंध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? चला आ रहा है भाई। अरे चला आ रहा है तो हम उसको आंख बंद करके मानते रहेंगे क्या? मानते हैं हम मानते हैं कि कुछ बातें पहले भी अच्छी थी, कुछ बातें आज भी अच्छी हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि पुरानी या पूरी जो परंपराएं वो एकदम सही हैं। आज भी बुराइयां हैं तो पहले भी बुराइयां थीं, पहले भी अच्छाइयां थीं तो आज भी अच्छाइयां। ना तो पहले पूरी तरह से लोग बुरे थे, ना आज पूरी तरह से लोग बुरे हैं। समझ में आया? तो क्यों ना हम पहले की अच्छाइयों को ग्रहण करें और थोड़ी आज की बुराइयों को कम करें, ताकि अच्छाइयों का
अधिक हमारे पास समावेश हो। तो रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब वास्तव में उनका टूट जाना ही उचित है तथा इनमें परिवर्तन करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि रूढ़ियां व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती हैं, जिससे व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। रूढ़ियां व्यक्ति को जकड़ लेती हैं, जिससे व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है और इनके टूट जाने से दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो आंख में पट्टी नहीं बांधना है। महाभारत का एक उदाहरण आपको जरूर याद आ रहा होगा। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, तो गांधारी ने प्रण किया कि मैं भी अपने पति की भांति आजीवन आंखों पर पट्टी बांधूंगी। आज यदि मैं आपसे पूछूं क्या गांधारी ने सही किया था, तो आप में से बहुत से विद्यार्थी यही कहेंगे कि नहीं, उसको चाहिए था कि वो धृतराष्ट्र की आंखें बनकर उसका साथ दे, ना कि वो भी उसी की तरह अंधी हो जाए, है ना। कहने का तात्पर्य कि उस समय उन्हें जो सही लगा वो किया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो बात अलग है ना, कि उनको नहीं दिखता तो हमें भी नहीं दिखना चाहिए। क्यों ना हम उनकी आंख बन जाएं, दो आंखें हैं ना, हम उनकी दृष्टि बन जाएं, उनको इस दुनिया का नजारा दिखाएं, ना कि हम भी उन्हीं की तरह नेत्रहीन हो जाएं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अपने अपने विचारों को बताइएगा। तो अब यहां यही बताया कि रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो वास्तव में उनका टूट जाना उचित होता है, क्योंकि इनमें जो भी विचारधारा है, जो भी परंपराएं, उनमें परिवर्तन आवश्यक है। एक सा सब कुछ नहीं चल सकता। शिक्षा पद्धति में भी बदलाव हो रहे हैं ना, हर एक रहन सहन, शिक्षा, बोली, वाणी, सब में परिवर्तन है, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तनशील है। समय का एक सा रहता है नहीं, समय हमेशा एक सा था नहीं, हमेशा चलता रहता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है, और हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है, एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नई ताजगी लेकर आता है। इसलिए हम जब भी सुबह उठते हैं ना, परमात्मा को धन्यवाद दें। भले ही आप किसी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये ब्रह्मांड की ये जो अलौकिक शक्ति है, जिसका कोई नाम नहीं है, उस शक्ति को हम नमन कर सकते हैं, उस शक्ति को हम प्रणाम कर सकते हैं, उस शक्ति को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हे प्रकृति, हे नेचर, हे ब्रह्मांड, हम तुम्हें नमन करते हैं, तुमने एक और नई सुबह देखने का हमें अवसर दिया। ठीक है, तो हम सब क्या हैं? इस प्रकृति के ही तो रूप हैं। तो इसीलिए बताया है कि इनमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो सब कुछ बड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि रूढ़ियां व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती हैं, जिससे व्यक्ति का विकास होना ही बंद हो जाता है। इनके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है कि चलो हाँ अच्छा हुआ, ऐसी राहत की सांस लेता है। इनके टूट जाने से बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति तथा स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बनकर खड़ी रहेंगी। यदि हम पूरी तरह से कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, या कहने का मतलब हमने जो पढ़ा था वही हम पढ़ाएंगे। मास्टर जी हाथ में डंडी लेकर पढ़ाते थे, हम भी डंडी लेकर पढ़ाएंगे, स्कूल से भगा दिए जाएंगे। भैया डंडी तो छोड़ो, यहाँ बोली से भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करना है। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, होता होगा, अभी वो समय नहीं है ना, समय बदल गया ना। आप जितने वर्ष के उस समय थे, क्या आज भी उतने ही वर्ष के हैं? नहीं। फिर क्या आप जहां थे वो आज भी वहां हो? नहीं। बदला ना समय, तो बदलना है, समय के साथ हमें चलना है। इसलिए तो दिन ढलता है, रात होती है, समय का पहिया चलता है। इसलिए कहा है कि हमें अच्छी बातें हैं उनको सीखना है और बुरी बातों को बिल्कुल तोड़ना है, जिससे जीवन मृत्यु जैसा कुछ आ जाए तब बिल्कुल उनको त्याग करना है। तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तंतारा वामीरो एक लोक कथा है। यह देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार नाम से जाने जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में ये दो द्वीप हो गए अब, एक लिटिल अंडमान और दूसरा कार निकोबार, जबकि है ये अंडमान निकोबार द्वीप के ही। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, परंतु अभी अभी आपने कथा सुनी है कि किस तरह से तंतारा की जो जादुई तलवार थी
उनके क्रोध ने, उनके प्रेम की ज्वाला ने जब इस द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? अब कोई किसी को क्यों पसंद करेगा, उसके काम आते थे। तंतारा हमेशा वहां के लोगों की सहायता करने के लिए कमर कस के तैयार खड़ा रहता था। वो हमेशा हमेशा एक तो बड़ा हष्ट पुष्ट, सुंदर, अच्छा, बलिष्ठ युवक था, दिखने में काफी हैंडसम था और तलवार हमेशा उसके पास रहती थी। लोग जब जब भी उसको सहायता के लिए बुलाता तत्पर हो जाते, तो लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन ऐसा प्रेम कि जब उसको प्रेम हुआ तो उसका किसी ने साथ ही नहीं दिया। सबके सब उसको लांछन लगाने लगे, उस पर ब्लेम करने लगे कि ये क्या किया, जब पता था कि एक गांव में दूसरे गांव का विवाह संबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आखिर उसको अपनी जान ही गंवानी पड़ी। ऐसे कैसे प्रेम करने वाले लोग। तंतारा एक नेक, मददगार युवक था। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना चाहता था। जहां कहीं भी मुसीबत आती वो दौड़ा दौड़ा चला आता था। उसके इन्हीं मानवीय गुणों के कारण निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इस पार्ट से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए कि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या आपकी जो किताब में क्वेश्चंस लिखे होते हैं एज इट इज तो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। मैं बोर्ड परीक्षा की बात कर रही हूं, वहां पर आते हैं आपके प्रश्न कुछ घुमा फिरा कर। तो किस तरह के प्रश्न है आप देखिए। पिछले 4-5 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अब आपके बोर्ड में भी आएंगे। लिखा है, तंतारा वामीरो कथा के अनुसार गांव वाले तंतारा के सदाचारी व्यक्तित्व से परिचित और प्रभावित थे, फिर भी वामीरो के मामले में उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? जबकि तंतारा वामीरो कथा के अनुसार गांव वाले उसके व्यवहार से कितने सारे प्रभावित थे, और तंतारा भी गांव वालों के लिए हमेशा तत्पर रहता था, उनकी हेल्प करता था, उनकी सहायता करता था। गांव वाले तंतारा को बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी वामीरो के मामले में उन्होंने तंतारा का साथ क्यों नहीं दिया? बताइए, सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था रूढ़िवादी परंपराएं, पुरानी विचारधाराएं, पुरानी जो घिसी पिटी मान्यताएं चली आ रही हैं, उनके कारण लगता है कि नहीं, हम उनका पालन करेंगे, उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, ये हमारे परंपरा है, चली आ रही है, हमारे पुरखों से चली आ रही, चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे उसके कारण 2 सच्चे प्रेमी आपस में अलग होकर अपने प्राण ही क्यों ना त्याग दें। यही कारण था। अब देखिए उत्तर को कैसे लिखेंगे बेटा। तंतारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था ना? याद होना चाहिए आपको, तंतारा कैसा था? एक हिष्ट पुष्ट अच्छा नौजवान था, नवयुवक था, और साथ ही साथ वो सबकी मदद करता था, सबकी भलाई करता था। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। लेकिन जब लोगों को तंतारा वामीरो के प्रेम का पता चला तो गांव के लोग उसके विरुद्ध हो गए। अभी तक जो उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, अभी तक जो उसकी हर बात पर बड़ाई प्रशंसा किया करते थे, अब वो उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। दोनों अलग अलग गांव से थे और उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार, आ गए ना रीति रिवाज बीच में, उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों के बीच विवाह संभव नहीं था। इस कारण उन्होंने वामीरो के मामले में तंतारा का साथ नहीं दिया। क्या यह सही था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम अनुचित था। ठीक है, जो तंतारा गांव वालों के लिए 24 घंटे सहायता के लिए तत्पर रहता था, सबकी सहायता करता था, हमेशा उनके बुलाने पर दौड़ा चला आता था, और उसी तंतारा को जब एक दूसरे गांव की युवती से प्रेम हुआ और उसने कहा कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन सब गांव के लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए, क्योंकि उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार
अलग अलग गांव के निवासियों के बीच विवाह संभव नहीं था। किसके अनुसार? रीति रिवाजों के अनुसार। ये रीति रिवाज, ये पुराने ढकोसले उनको ले डूबे, इसीलिए गांव के लोग उस मामले में उसका साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा कारण था रीति रिवाज। तो आप सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि रीति रिवाज के कारण उन्होंने साथ नहीं दिया, आपको पूरा लिखना होगा कि कैसा था तंतारा, किस तरह का व्यवहार था उसका, गांव वालों का तंतारा के प्रति कैसा बर्ताव था, उसके बाद फिर ये लिखना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है। अगला है, तंतारा वामीरो के त्याग के बाद उनके समाज में क्या सुखद परिवर्तन आया? तंतारा वामीरो के त्याग के बाद, अब आपको पता ही है कि उनका त्याग कैसा था। उनका त्याग, किसी को कुछ पता नहीं चला तंतारा कहाँ है, वामीरो कहाँ है। द्वीप 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, लिटिल अंडमान, कार निकोबार। ठीक है, तो 2 टुकड़ों में द्वीप विभाजित हो गया। और उस समय से जब सबके जुबान पर, सबके मन में तंतारा था और तंतारा के मन में थी वामीरो, उससे विवाह रचाना चाहता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन गांव वालों के पुराने रीति रिवाजों के कारण उनका विवाह नहीं हुआ। उसे क्रोध आया, उसे दुख भी हुआ, और उसकी लकड़ी की तलवार जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसने वेग के साथ जोर से धरती में घोंपा, अपनी तरफ खींचता चला गया, और उसी समय उस द्वीप 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और उनके त्याग, मतलब वो नहीं मिल पाए, और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गए। समुद्र में चले गए, एक दूसरे को चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, लेकिन किसी को उस समय उन पर दया नहीं आई। और उनके त्याग के बाद फिर एक सुखद परिवर्तन हुआ। तो तंतारा वामीरो के त्याग के बाद उनके समाज में क्या सुखद परिवर्तन आया? क्या सुखद परिवर्तन आया? तो तंतारा वामीरो के त्याग के बाद से निकोबार की सदियों से चली आ रही जो परंपरा थी, सदियों से चली आ रही थी, सदियों से चल रही रूढ़िवादी परंपरा में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन आया। जो सदियों से चली आ रही थी रूढ़िवादी परंपरा, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उन दोनों के त्याग, उन दोनों की मृत्यु के बाद एक गांव वाले दूसरे गांव वालों से वैवाहिक संबंध करने लगे। उन लोगों में परस्पर सौहार्द और स्नेह का भाव स्थापित हो गया। समझ में आया? उन दोनों के त्याग के बाद एक गांव वाले दूसरे गांव वालों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, और उन लोगों में परस्पर सौहार्द मतलब आपसी भाईचारा, और साथ ही साथ स्नेह, प्रेम के संबंध स्थापित होने लगे। फिर बात यहां यही आती है कि काश कि पहले ही लोग समझ जाते और उनके प्रेम को एक नया अंजाम मिल जाता, उन दोनों के बीच में विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता, उनका दुखद अंत ना होता। लेकिन उनके त्याग और समर्पण और मृत्यु के बाद ही ये फिर बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन आया कि फिर किसी प्रेमी प्रेमिका को जान नहीं गंवानी पड़ी। प्रेम सबको जोड़ता है। तंतारा वामीरो कथा पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रेम सबको जोड़ता है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ना आपको बेटा, प्रेम परमात्मा है, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम भक्ति है, प्रेम श्रद्धा है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम पूजा है, प्रेम जीवन पर्यंत है। कभी कभी ये सुनने में आता है कि अरे उनका विच्छेद हो गया, प्रेम विवाह संबंध रचाया था, प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी, लेकिन अब विच्छेद हो गया। ऐसा कैसा प्रेम? वो प्रेम नहीं था। मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि प्रेम और आकर्षण या मोह दोनों में बहुत अंतर होता है। आकर्षण के जाल में फंसकर बहुत से युवक युवती, अब उनको लगता है कि हम प्रेम संबंध स्थापित हुए हैं हमारे बीच, लेकिन जैसे ही निकटता आती है, या जैसे ही सौंदर्य घटता है, या जैसे ही एक दूसरे की सच्चाई से, अच्छाई से, बुराई से वाकिफ होते हैं, तो प्रेम विच्छेद हो जाता है। प्रेम कभी विच्छेद होता ही नहीं है बेटा, प्रेम कभी टूटता ही नहीं है, प्रेम कभी मरता ही नहीं है। प्रेम हमेशा जीवित रहता है, इस जन्म में भी और कई जन्मों में भी, कभी नहीं मरता। श्री राधा कृष्ण, आपसे मैंने एक बार और कहा था कि राधा ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण तुम, हमारे बीच में इतना प्रेम है, फिर हम विवाह क्यों नहीं रचा सकते? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, राधे विवाह तो
दो लोगों के बीच में होता है। हम तो एक हैं, तो फिर एक को विवाह संबंध स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? तुम तो मेरे हृदय में हो और हमेशा रहोगी। तो प्रेम कभी टूटता नहीं है, प्रेम तो सबको जोड़ता है, प्रेम तो हमेशा रहता है। तंतारा वामीरो कथा के पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रेम सबको जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। इस आधार पर पूर्ण रूप से युक्ति संगत है, बिल्कुल तर्क संगत है। निकोबार निवासियों की गांव में यह परंपरा थी कि एक गांव का युवक युवती दूसरे गांव के युवक युवती से विवाह नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ये था, निकोबार निवासियों में ये परंपरा थी, रीति रिवाज चले आ रहे थे पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के युवक युवतियों का बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, सदियों से चला आ रहा था। लेकिन देखिए, यद्यपि इस कथा में तंतारा वामीरो मिल नहीं पाए, ये था क्योंकि रीति रिवाज यही था कि नहीं कर सकते विवाह स्थापित, तो वो नहीं मिल पाए। पर उनकी प्रेम कथा आज घर घर सुनाई जाती है। वे यहां से जाने के बाद भी अमर हो गए। उनकी प्रेम कथा आज घर घर सुनाई जाती है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। उनकी जाने के बाद निकोबारी दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। इस तरह से तंतारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से एक सुखद परिवर्तन हुआ। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनके प्रेम ने सभी को जोड़ दिया। इसलिए लिखा है लेखक ने, लीलाधर मंडोई जी ने, कि प्रेम सबको जोड़ता है। मैं आपको एक और बात बता रही थी कि कहता ना कि अरे भाई प्रेम विवाह हुआ था तोड़ दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं देखो अरेंज मैरिज होती है। हाँ, हमारी भी अरेंज मैरिज हुई है और काफी वर्ष हो गए हैं, बड़े अच्छे से सब कुछ ईश्वर की कृपा से सब सही चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि देखते हैं हो रही है, कर लो भाई मर्जी से शादी, देखना कितने वर्ष रह पाएंगे। लेकिन वास्तव में जो प्रेम करते हैं वो कभी अलग नहीं होते, और जो सिर्फ मोह या आकर्षण के वशीभूत होकर उसको प्रेम का नाम दे देते हैं, वो महीने, 6 महीने या साल या 2 साल उसके बाद तकरारें होने लगती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर कहते हैं उनका ब्रेकअप हो गया, विच्छेद हो गया। प्रेम में कभी ब्रेकअप नहीं होता, कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गुस्सा हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी नहीं हो सकती। 1 दिन 2 दिन बस, इससे ज्यादा कभी भी एक दूसरे से बिना बात किए नहीं रह सकते। ये प्रेम है, ये मन से होता है बेटा, ये मन से है। मतलब कि ये सच्चा है जिसमें परमात्मा का वास है, जो कभी एक दूसरे को, मतलब चाहे वो भले ही इस दुनिया से क्यों ना चले जाएं, लेकिन वो उनके हमेशा निकट रहते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं, और उस सामने वाले को भी एहसास होता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, चलिए, इसलिए लिखा है लेखक ने, प्रेम सबको जोड़ता है। तंतारा वामीरो की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? जिस निकोबार में पहले एक गांव के युवक का दूसरी गांव की युवती से विवाह नहीं हो सकता था, उनकी मृत्यु के बाद अब आपसी जो एक दूसरे जो अलग अलग गांव थे उनके बीच में भी वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। तो तंतारा वामीरो की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में एक सुखद परिवर्तन हुआ। निकोबार के लोग दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। अब निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। तंतारा वामीरो कथा के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि रूढ़ियां बंधन बनने लगे तो उन्हें टूट जाना चाहिए। बहुत सही है कि जब रूढ़ियां, जब परंपराएं, जब रीति रिवाज बंधन बनने लगे तो उन्हें तोड़ना ही बेहतर है, उनका टूट जाना ही बेहतर है। ऐसी विचारधारा, ऐसे रीति रिवाज, ऐसी परंपराएं जो किसी मतलब सच्चे प्रेमी को ना मिलने दे, उनके मृत्यु का कारण हो, तो ऐसी परंपराएं, ऐसी खोखली परंपराएं, ऐसी परंपराओं को तो तोड़ देना चाहिए। रूढ़ियां जब तक हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं, जो भी रूढ़ियां, स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, रूढ़ियां जब तक हमारी
सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं तब तक तो वे सही हैं, पर जब वे रूढ़ियां हमारे लिए बंधन बन जाती हैं तब वे बोझ स्वरूप हो जाती हैं। कोई भी नहीं कहता अरे यार आप जब देखो जब वही बात, बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर बच्चे कहते हैं, आज की जनरेशन कहती है अरे वही बात मत कहो, ये घिसी पिटी बातें मत सुनाओ, ये पुरानी बात है। लेकिन हर बात घिसी पिटी नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। यहां ये बताया जा रहा है कि जो बात, जो रूढ़ियां किसी की जान पर बनाए या जो रूढ़ियां आगे बढ़ने में बाधा बनने लगे उनको तोड़ना सही है। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बड़े बुजुर्ग की बातों को इग्नोर करने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों से कहें कि आप तो बस पुरानी बातें करते रहते हो, हमें तो आपकी बातों को नहीं सुनना है। ठीक है, तो रूढ़ियां जब तक हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं तब तक तो वे सही हैं, पर जब वे रूढ़ियां हमारे लिए बंधन बन जाती हैं तब वे बोझ स्वरूप हो जाती हैं, तब इनका टूटना ही अच्छा है। इसका कारण यह है कि तब ये रूढ़ियां हमारी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। यह हमें समय की गति के साथ नहीं चलने देती। क्यों उनका टूटना अच्छा क्यों है बच्चों? उनका टूटना अच्छा इसलिए है क्योंकि तब ये रूढ़ियां हमारी प्रगति, हमारी उन्नति, हमारे विकास में बाधा बनने लगती हैं, ठीक है, और अवरुद्ध करने लगती हैं। ये हमें समय की गति के साथ नहीं जाने देती, इसलिए इनका टूटना ही बेहतर है। ये हमें समय की गति के साथ नहीं चलने देती, हमें आधुनिक विचारों को अपनाने से रोकती हैं। ये मत करो, पहले कितना था ना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, दुनिया भर की प्रथाएं। उसके पीछे कौन थी? स्त्रियां। स्त्रियां ही सब कुछ सहती थी। स्त्रियों के लिए ही पर्दा प्रथा है, स्त्रियों के लिए ही दहेज प्रथा है, स्त्रियों के लिए ही सती प्रथा है। अब उसके पीछे कारण कुछ और था कि पर्दा प्रथा के पीछे यदि हम कहें कि भाई मुगलों का शासन था, उस समय मुगल जो थे स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते थे, इसलिए पर्दा जरूरी था। लेकिन बाद में समाज के लोगों ने इसे एक प्रथा बना लिया। उनको लगा नहीं, स्त्री को पर्दा ही करना है, चार दीवारी के अंदर ही रहना है, स्त्री का काम घर की चार दीवारी में ही है, बच्चों का पालन पोषण करना ही है, बाहर कदम नहीं रखेगी, शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। तो ये जो कुछ रूढ़ियां थी, ऐसी परंपराएं जो झूठे ढकोसले थे, खोखली परंपराएं थी, उनको उन्होंने, पुरुष प्रधान समाज ने उनको हवा दी और उनको एक ऐसे नहीं कि गाड़ दिया है बिल्कुल ये ही हमारी परंपरा है, लेकिन ऐसी कैसी परंपराएं जिससे किसी के प्राण ही चले जाएं। हमें समय की गति के साथ ये रूढ़ियां चलने नहीं देती, हमें आधुनिक विचारों को अपनाने से रोकती हैं। ऐसे में ये रूढ़ियां हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं, इसलिए इनका टूटना ही बेहतर है। अगला है, तंतारा को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? अब देखिए, सबसे शुरुआती बात याद रखिए, जब तंतारा समुद्र किनारे बैठा था और लहरें इधर उधर जा रही थी, अचानक से एक तेज लहर आती है, उसको भिगो जाती है और वो सुनता है कि किसी बहुत सुंदर सी मधुर गान की आवाज आ रही है। वो उस गाने की आवाज सुनकर उसी ओर जाता है और देखता है कि वहां एक युवती गीत गुनगुना रही थी और अचानक उसे समुद्र की लहरें भिगो जाती हैं और वो चुप हो जाती है। तो कहने का मतलब कि उसको मना किया था कि हम दो गांव के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते, ये चला आ रहा है परंपरा के अनुसार, लेकिन चूंकि प्रेम था इसलिए उन दोनों ने उस बात को नहीं सुना। तंतारा एक अनजान लड़की के गाने की तारीफ उसके मना करने के बाद भी किए जा रहा था। वो तारीफ किए जा रहा था, सुन नहीं रहा था, ठीक है, और वह भूल गया था कि उनके गांव में एक गांव का पुरुष दूसरे गांव की लड़की से बातें नहीं कर सकता है, मतलब बात ही नहीं कर सकते थे। ये परंपरा थी कि एक गांव का पुरुष दूसरे गांव की पुरुष या युवती से बात ही नहीं कर सकता था, क्योंकि बातें होंगी तो फिर बातें बढ़ेंगी तो प्रेम उत्पन्न होगा तो फिर विवाह तक बात पहुंचेगी। इसलिए अनजान जो भी थे गांव के, दूसरे गांव से कोई वार्तालाप नहीं होता था। अब वो पछता रहा है इस बात से कि काश कि मैंने उस लड़की के गाने की तारीफ नहीं की होती, काश कि मैंने
उससे बात करना आरंभ नहीं किया होता। इस बात का एहसास होते ही उसने वामीरो का रास्ता छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वामीरो के मन में भी तंतारा के लिए सच्चा प्रेम था। वो भी चाहती थी कि मैं तंतारा से विवाह रचाऊं, परंतु गांव की परंपराओं के कारण उन दोनों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। ठीक है बेटा, तो यहां बात आती है इस पाठ में सच्चे प्रेम की, त्याग की और रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने की, और साथ ही साथ सही गलत की पहचान करने की। अपनी जिद, कभी कभी हमें अपनी जिद के आगे, ऐसा नहीं है कि जिद को हमें पूरा ही करना है, देख लेना है आगे पीछे कि इससे किसका फायदा है। फायदा मतलब पैसे वाला फायदा नहीं, इससे किसी को कोई हानि तो नहीं है। हमारा प्रेम, ठीक है, या हमारा लाभ या हमारी खुशी किसी के दुख का कारण तो नहीं है। यदि हमारी खुशी से किसी को दुख हो रहा है तो हमारी खुशी फिर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। ये सत्य है, इस सत्य को हमें अपनाना होगा, मानना होगा। यदि हमारे खुशी के कारण कोई आहत हो रहा है, इसका मतलब हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। और फिर पता चलता है कि जब तक यह एहसास होता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कदम बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा सोचें, सही और गलत के बारे में निर्णय लें, और जो उसने हमारे लिए सोचा है वो बेहतर है। कहता ना कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, मतलब ईश्वर की कृपा, और जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिला, मतलब ईश्वर की इच्छा। तो जो होता है अच्छा होता है। हम क्या लाए थे, जो हमने क्या खो दिया। इसलिए हमें सिर्फ कर्म करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय, थैंक यू।